हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे जो है जैसे कि हमारा पॉलिटी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है विजन आईएएस में। और ठीक है, 1 मिनट मुझे आवाज़ चेक करने दीजिए। ओके, ऑल ओके, ठीक है। तो हम करेंगे आईआर, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें भारत और ग्लोबल साउथ के बारे में है। ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट है। भारत की एक्ट नीति के 10 वर्ष हैं। भारत नियन वियतनाम संबंध है। भारत मलेशिया संबंध है। भारत मध्य एवं पूर्वी यूरोप संबंध है। भारत पोलैंड संबंध है। भारत यूक्रेन संबंध है। पैरा डिप्लोमेसी है। और दक्षिण चीन सागर तनाव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। संचय सुर्खियां हैं। भारतीय अमेरिकी प्रवासी भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। और सेंट मार्टिन आइलैंड है। कुर्स्क क्षेत्र है। शुद्ध पत्र है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हम न्यूज को। तो ये है, पहला है इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो हाल में भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और 2023 की जनवरी नवंबर में भी क्रमशः पहले व दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ये दोनों शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप से हुए थे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत और वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार है। बोगस के प्रमुख बिंदु एक नजर में देखेंगे तो भागीदारी। इस शिखर सम्मेलन में 123 देश वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। सम्मेलन में चीन पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया था। थीम है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। और सम्मेलन के दौरान भारत में ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यापक और मानव केंद्रित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये विकासशील देश को बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने में हेल्प करेगा। तो ये रहा अमेरिका, अफ्रीका वगैरह से जाते हुए, ये देख सकते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट पर अगले आर्टिकल में विस्तार में चर्चा की गई थी। तो भारत ग्लोबल साउथ के देशों में सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने और उनके प्राकृतिक खेती के अनुभव में साझा काम करेगा। और भारत व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाएगा और लगभग $2.5 मिलियन के स्पेशल फंड की शुरुआत करेगा। और एक ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल साउथ है विकासशील और विकसित या विकसित देशों को व्यक्त करता है। ये देश का मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इनमें अधिकतर अफ्रीका देश और एशिया लैटिन अमेरिका देश हैं। ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ब्रांड रिपोर्ट 1980 में किया गया था। इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर के आधार पर विभाजन को दर्शाया गया है। ग्लोबल साउथ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती कौन सी है? तो वैश्विक मंच पर कम प्रतिनिधित्व है, उच्च सार्वजनिक ऋण है, और वैश्विक गवर्नेंस की वित्तीय संस्थाओं की प्रासंगिकता का कम होना है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद्य है। और मानव संबंधी मुद्दों पर ग्लोबल नॉर्थ का अलग दृष्टिकोण, ये सब चीजें हैं चुनौतियां। भारत के ग्लोबल साउथ का महत्व क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जिसमें ग्लोबल साउथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और आर्थिक परिवर्तन एक विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है। रणनीतिक विचार, आर्थिक विचार भी है। भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे स्थापित कर रहा है? कनेक्टिविटी एवं आर्थिक अंतर संबंधों को बढ़ावा देकर, क्षमता निर्माण को ग्लोबल साउथ के प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में उभार कर, और वैश्विक जलवायु एजेंडे का नेतृत्व करना, और ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक मुद्दों की वकालत, उदाहरण के लिए अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार करने की मांग, लोकतंत्र मानवाधिकार जैसे मुद्दे पर वैकल्पिक तंत्र, उदाहरण के लिए पंचशील, गुजरात सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत के सामने मौजूदा चुनौती कौन सी है? अलग अलग हित हैं। जैसे ग्लोबल साउथ एक विविधतापूर्ण देश है और इसमें देशों के अपने अलग अलग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित हैं। और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है और कूटनीतिक चुनौतियां हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना और कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सीमित विस्तृत राष्ट्रीय शक्ति है। ये भारत की सीमित राष्ट्रीय क्षमता और विनिर्माण उद्योग का निम्न स्तर, विज्ञान प्रौद्योगिकी सीमित नवाचार तथा श्रम गुणवत्ता का निम्न स्तर है। ग्लोबल साउथ की समस्याओं का समाधान करने में चुनौतियां पेश की हैं। ऊर्जा संक्रमण में से जुड़ी समस्याएं हैं। निष्कर्ष हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे भारत एक संतुलनकारी शक्ति की एक अग्रणी शक्ति में परिवर्तित हो रहा है, इसे ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने के लिए अपने वसुधैव कुटुंबकम जैसे
समृद्ध सांस्कृतिक लोकाचार का लाभ उठाना चाहिए और डिजिटल विभाजन को समाप्त करने, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने और समावेशी व न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करके भारत वैश्विक मंचों पर सामूहिक रूप से अपना पक्ष रखने को बढ़ा सकता है। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या है? यह हाल ही में भारत ने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ हेतु ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट क्या है? तो भारत में तीसरे वायसा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यापक और मानव केंद्रित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें 4 सिद्धांत शामिल हैं। विकास के लिए व्यापार, संधारणीय विकास के लिए क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी साझेदार तथा परियोजना और विशेष रियासतों या वित्तीय अनुदान है। ऋण का कोई बोझ नहीं है। विकास के वैकल्पिक मार्ग की तलाश करना है। अब विकासशील देशों पर बढ़ते ऋणों के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? उधार लेने की उच्च लागत, उच्च सार्वजनिक ऋण है, सीमित घरेलू संसाधन है और राजनीतिक अस्थिरता है। एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट देखेंगे तो विकासशील देश का है, जिसमें अफ्रीका का है, ये एशिया का है, ओशिनिया का है, लैटिन अमेरिका का है। तो विकासशील देश पे 61% है और 14% सब कुछ देख सकते हैं। बहुपक्षीय ऋणदाता है 26%, द्विपक्षीय ऋणदाता है 40%। अफ्रीका में देख सकते हैं इस तरह सबका है दिया। और अत्यधिक ऋण बोझ से ऋण स्थिरता का मुद्दा है और ब्याज भुगतान करने के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन है और जलवायु परिवर्तन से मन बाधक है और निजी ऋणात्मकता को अत्यधिक निर्भरता है और संप्रभु ऋण संकट और वित्तीय अस्थिरता है। संधारणीय समावेशी ऋण समाधान के लिए यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सिफारिश में है वैश्विक वित्तीय सुधार और रियासती ऋण है। वित्त पोषण पारदर्शिता होनी चाहिए और संसद करने वाले ऋणदाताओं को हतोत्साहित करना चाहिए। संकट समय लोचनशील रहना चाहिए और स्वचालित पुनर्गठन करना चाहिए। ठीक है, विकासशील देशों को बढ़ते सार्वजनिक ऋण से निपटने के लिए घरेलू पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मिलाकर जो है व्यापक रणनीतिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें ऋण पुनर्गठन, राजकोषीय समेकन, दीर्घकालिक समाधान के लिए विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां आदि शामिल होनी चाहिए। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष देखेंगे तो विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और अधिक व्यापक रूप से प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के संबंधों को नीति प्रगति पर प्रदान करना है। अन्य संबंधित तथ्य हैं जैसे कि यह यात्रा जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक पूरा होने जा रहा है। ज्ञातव्य कि भारत के प्रधानमंत्री 2014 में म्यांमार आयोजित 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान भारत शिखर सम्मेलन में ईस्ट इंडिया नीति की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है ये रणनीतिक हितों के कंजर्वेशन के साथ तालमेल। जैसे भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है और भारत और ताइवान ने अपने औपचारिक संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक के अनुरूप है। भारत के दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर फिलीपींस के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। भारत ने आसियान एकता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के प्रति मजबूती प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। चीन के आधिपत्य से निपटने के लिए रणनीतिक और सुरक्षा आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए भारत एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत का समर्थन करता है। एक्ट ईस्ट नीति देखेंगे प्रभावशीलता, तो इसमें पूर्वी एशिया से लेकर हिंद प्रशांत तक जो है का विस्तार है और जैसे कि उदाहरण के लिए भारत ने 2019 में हिंद प्रशांत महासागर में पहल शुरू की। बहुपक्षीय क्षेत्रीय जुड़ाव को मजबूत करना, भारत आसियान, बिमस्टेक, एशिया सहयोग वार्ता आदि जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आदि के साथ गहन साझेदारी स्थापित करने के प्रयास करता रहा है। उदाहरण के लिए हाल में बिमस्टेक चार्टर अपनाया गया। संस्थागत सहयोग में वृद्धि, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ संस्थागत सहयोग में वृद्धि हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर प्रॉस्पेरिटी सप्लाई चेन और रिजिलियंस इनिशिएटिव आदि में भाग ले रहा है। जापान में पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है। रक्षा कूटनीति और निर्यात में भारत की भूमिका, सक्रिय भूमिका का देखेंगे
2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण का पहला निर्यात गंतव्य बनकर भारत एक साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। भारत वियतनाम मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट शुरू हुआ है और कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं शुरू करें, जैसे कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना जो मिजोरम को म्यांमार के जो है सितवे बंदरगाह से जोड़ती है, और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जिसमें मेकांग भारत आर्थिक गलियारा आदि ये सब है। भारत की सक्रिय सामाजिक सांस्कृतिक और विकासात्मक पहुंच है, लोगों के बीच बढ़ते आपसी संबंध और तथा प्रधानमंत्री की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा जैसी महत्वपूर्ण राजकीय यात्राएं इसका प्रमाण है। प्रशांत महासागर के द्विपक्षीय क्षेत्र देशों की ओर विकासात्मक पहुंच है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को कोऑपरेशन की स्थापना और भारत की वैक्सीन मैत्री पहल आदि। तो एक्ट ईस्ट एशिया नीति के कार्यान्वयन के समझ मौजूदा प्रमुख चुनौतियां कौन सी है? एक, अवसंरचनात्मक परियोजना के विकास में देरी है। दूसरा, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और नागरिक अशांति। भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थियों का आगमन है, और जैसे मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष भी है, और हिंद महासागर के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव, जिसमें बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के माध्यम से सामरिक व्यापार जो है मार्गों को भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और आसियान के साथ भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि, ये सब चीजें हैं। तो देखिए, व्यापार निवेश के मामले में सहयोग, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 10% है। भारत का लगभग 50% व्यापार हिंद प्रशांत क्षेत्र से होता है, और हिंद महासागर भारत के 90% व्यापार एवं एनर्जी ट्रांसपोर्ट का स्रोत है। जापान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। व्यापार एटिगा जो है AITIG में सुधार पर जल्द वार्ता शुरू करनी चाहिए। साथ ही आसियान के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए समाधान तलाशने चाहिए। ठीक है। और है बुनियादी ढांचा लंबित अवसंरचनात्मक परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, कनेक्टिविटी ताकि बेहतर हो। सुरक्षा में हिंद महासागर और चीन सागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक कूटनीति में बौद्ध बहुल जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक विरासत लाभ उठाना। बहुपक्षीय सहभागिता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करना। इंडिया वियतनाम रिलेशंस क्या है? तो हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की है। यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर नजर डालें तो प्लान ऑफ एक्शन या कार्य योजना है, और लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये देख सकते हैं मैप में। और फिर अब तो जानते होंगे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वगैरह। वियतनाम के ना ट्रांग आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है। वियतनाम आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल है। भारत वियतनाम संबंध के बारे में देखें तो भारत में फ्रांस से वियतनाम की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। 1960 के दशक में वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आपत्ति प्रकट की। इसके अलावा भारत वियतनाम अमेरिका युद्ध के बाद 1975 में एकीकृत वियतनाम को मान्यता देने वाले विश्व के पहले देशों में से एक था। रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में 2007 से रणनीतिक साझेदारी 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया। दोनों देशों के बीच वर्तमान सहयोग शांति और समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण 2020 द्वारा निर्देशित है। आर्थिक सहयोग वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और वियतनाम बीच 14.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, और वियतनाम भारत का 23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार साझेदार है, और आसियान में देशों में 5वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार साझेदार है। रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बहुआयामी स्तर पर है। ठीक है। बाकी आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण सहभागिता है, संस्कृति में भी। भारत के लिए वियतनाम का महत्व है, भू सामरिक अवस्थिति है, चीन की इस प्रतिसंधानता को ओवरटेक करने के लिए, और ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एक्ट ईस्ट नीति का ये भाग है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को समर्थन, वियतनाम जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का पुनर्जोर समर्थन भी करता है। और भारत वियतनाम संबंधों में चुनौतियां हैं, चीन को प्रति संतुलित करना, और दोनों देशों के बीच से बहुत कम व्यापार है, और चीन से ट्रेड रूटिंग और सैन्य समझौता से अनिच्छा, और सांस्कृतिक अंतर है, दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक रीति रिवाज संबंधी भाषाई अंतर काफी ज्यादा है। वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई मेकांग गंगा सहयोग है। यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में सहयोग है। भारत तथा 5 आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड वियतनाम का एक पहल है। त्वरित प्रभाव परियोजनाएं हैं, इन्हें भारत द्वारा वियतनाम के अलग अलग प्रांतों में MGC फ्रेमवर्क के तहत संचालित किया जा रहा है। भारत वियतनामी नागरिकों को भारत में प्रशिक्षण, क्षमता और निर्माण और शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भारत 2023 में अपने स्वदेशी मिसाइल कार्वेट INS कृपाल से वियतनाम से सौंपा।
आगे के लिए हमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, कनेक्टिविटी संबंधी खामियों को समाधान करना है, सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करना है, समान हितों को साकार करना है। नेक्स्ट है भारत मलेशिया संबंध। तो हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पे आए थे और यात्रा के प्रमुख आउटकम क्या थे? तो व्यापक राजनीतिक साझेदारी जो दोनों देशों के बीच 2015 में इनहैंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई, जिसे बाद में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेडेड किया। मलेशिया आईबीसीए में शामिल होगा और मलेशिया में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। आईबीसीए को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। आईबीसीए का लक्ष्य 7 प्रमुख बड़ी बिग कैट प्रजाति बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जागुआर चीता की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करना और इसमें 97 देशों के सहयोग से शुरू किया गया जहां पर बिग कैट की प्रजाति पाई जाती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग है और है भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन, जिसमें इसके माध्यम से दोनों देशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया गया और एआईटी की समीक्षा के लिए जो दोनों देशों ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता जिसको बोलते हैं कि समीक्षा प्रक्रिया को समर्थन देने में इतनी तेजी लाने में सहमति व्यक्त की ताकि इसे व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाया जा सके। भारत के लिए मलेशिया का महत्व भू राजनीतिक महत्व और भारत की एक्ट नीति का हिस्सा है समुद्री संचार मार्गों में को सुरक्षित करने के लिए और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग भी करता है ये। और मलेशिया संबंधों के बारे में और जाने तो पृष्ठभूमि 1957 में मलाया संघ जो है के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। आर्थिक भारत मलेशिया संबंध का है वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 20 बिलियन डॉलर पहुंचा और इसमें मलेशिया भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बन गया। मलेशिया आसियान समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। प्रमुख पहलू मलेशिया भारत व्यापार जो है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता की संयुक्त समिति की बैठक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास से दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग शामिल है। आयल पाम कूटनीति भी है और रक्षा सहयोग में भी काफी हिस्सेदारी है। द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में उद्यम संयुक्त विकास परियोजना खरीद लॉजिस्टिक और रखरखाव समर्थन भी है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति भी है और 2023 में कुआलालंपुर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। लोगों का आपस में जुड़ाव है और ठीक है और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय मलेशिया में रहता है। भारत मलेशिया संबंध में चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियां ये हैं कि मलेशिया समुदाय तो कमजोर आर्थिक सहयोग है और रक्षा संबंधी थोड़ी चुनौतियां हैं। राजनीतिक तनाव और प्रत्यार्पण संबंधी मुद्दा है। चीन के साथ संबंध है। मलेशिया चीन के साथ शांति की नीति को प्राथमिकता देता है और सार्वजनिक टकराव से बचता है और विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर विवेकपूर्ण वार्तालाप पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये श्रम शोषण है। भारतीय प्रवासी श्रमिकों को मलेशियाई खेतों में उत्पीड़न और यौन और शोषण का सामना करना पड़ता है। इससे बंधुआ मजदूरी के बारे में चिंता बढ़ जाती है। मलेशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें हैं। मलेशियाई नागरिकों के लिए भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 100 सीटों का विशेष आवंटन किया गया है। आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई है। कुआलालंपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय संस्कृति केंद्र भारतीय भाषाओं नृत्य और योग को बढ़ावा देता है। मलेशिया यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले विदेशी बाजार में से एक है। भारत मलेशिया संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह हो सकती है। आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और इसमें हो सकता है रक्षा सहयोग को मजबूत करना जिसमें रक्षा संबंधों में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारत के नेतृत्व वाले पहलों पर सहयोग तो और है सॉफ्ट पावर जैसे पारंपरिक औषधियां। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साझेदारी को बेहतर करने के लिए मलेशिया भारत के साथ आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आयुर्वेद की पीठ की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। सांस्कृतिक कूटनीति मलेशिया अपनी बौद्ध आबादी के साथ भारत द्वारा पर्यटन को बढ़ावा संबंधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत मध्य पूर्वी यूरोप संबंध देखेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की। प्रधानमंत्री यहाँ यात्रा भारत की विदेश नीति में मध्य एवं पूर्वी यूरोप के महत्व को बढ़ाने की दिशा रणनीति में बदलाव को इंगित करती है और ये भारत और मध्य पूर्वी यूरोप के बीच संबंधों को महत्व के सामरिक अवस्थिति मध्य एवं पूर्वी यूरोप और एशिया के संगम बिंदु पर स्थित है जो कि रूस एवं मध्य पूर्व के बीच एक सामरिक स्थान है। ये देश यूरोप में भारतीय
वस्तुओं के निर्यात के लिए मुख्य रूप से कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना ज्ञातव्य कि 16+1 पहल तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से यूरोप में किए जा रहे चीनी निवेश को यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा अपने हितों में नहीं मान रहा है और यूरोपीय संघ चीन के इस प्रयास को यूरोपीय संघ के भीतर मतभेद पैदा करने का प्रयास मानता है। तो ये सब चीजें हैं। और देखेंगे मध्य एवं यूरोप तक भारत की पहुंच देखेंगे तो रणनीतिक संलग्नता है। भारत ने मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अपने राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाया है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध जैसे पोलैंड मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे व्यापारिक एवं निवेश साझेदार है। 2023 में दोनों देशों के बीच 6 अरब अमेरिकी डॉलर पर द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौता G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित समझौते पर उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ना है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में। ये मध्य और पूर्वी यूरोप की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार मध्य और पूर्वी यूरोप देशों में ये देश शामिल हैं, जो देख सकते हैं आप, दिया गया है यहाँ पे। ठीक, सांस्कृतिक शैक्षणिक संबंध में थोड़ा बढ़ावा देना है। भारतीय यूरोप संघ के बीच मौजूद रणनीति साझेदारी को मजबूत करना है और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंध को मजबूत करने संबंधी चिंता ये है कि भारत और रूस संबंध पूर्वी यूरोप के संबंध में भारत के पारंपरिक सोवियत संबंधों का परिप्रेक्ष्य वर्तमान भू राजनीतिक अवसरों को कमजोर करना है और रूसिया के क्षेत्र की बदलती भू राजनीतिक उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध है। चीन का बढ़ता प्रभाव है, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी है, अलग अलग हितों के प्रबंधित स्वायत्तता सुनिश्चित करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। निष्कर्ष क्या हो सकता है? जैसे जैसे भारत यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ रहा है, दोनों पक्षों के व्यापक मध्य एवं पूर्वी यूरोपियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्वी यूरोप के भू राजनीतिक जो है महत्व को हेल्फोर्ड मैकिन्ना ने अपने हार्टलैंड सिद्धांत में सही ढंग से पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है, जो हार्टलैंड पर शासन करता है वह वर्ल्ड आइलैंड पर नियंत्रण रखता है और जो वर्ल्ड आइलैंड पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है, ऐसा मानना है। और नेक्स्ट है क्या, भारत पोलैंड रिलेशन क्या है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। और आधिकारिक यात्रा के अन्य देखेंगे, ये है पोलैंड। पोलैंड देख सकते हो आप मैप में। और इस सीमा पर आने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी है और भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ जो है एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के दौरान महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह ने सोवियत संघ में विस्थापित शरणार्थी पॉलिसी बच्चों को आश्रय देने के लिए जामनगर में एक शिविर की स्थापना की थी। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी बढ़ावा देने में सहमत हुए और उनके कार्यान्वयन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना 2024-28 लागू करने में सहमत हुए हैं। रणनीतिक साझेदारी की 5 वर्षीय कार्य योजना, जिसमें राजनीतिक वार्ता और सुरक्षा सहयोग पर बात की गई, व्यापार और निवेश पर बात की गई कि आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की बैठकें कम से कम जो है हर 5 साल में 2 बार आयोजित हो। भारत पोलैंड के बीच जो है 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसके परिणामस्वरूप 1957 में वार्सा में भारतीय दूतावास खोला गया था। दोनों पक्ष आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने और व्यापार निर्भरता जुड़े जोखिमों को कम करने के ऐसे ध्यान केंद्रित करके आर्थिक सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। यूरोपीय संघ सहयोग अलग अलग देशों में सहयोग किया जाएगा ताकि भारत यूरोपीय संघ और व्यापार और निवेश वार्ता को शीघ्र पूरा किया जा सके और भारत यूरोपीय संघ व्यापार एक प्रौद्योगिकी परिषद को संचालित किया जा सके आदि। आतंकवाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध समूहों में संबंध व्यक्तियों को नामित करने में सहयोग किया जाएगा, ठीक है। और इंडिया यूक्रेन रिलेशंस क्या है? ये है यूक्रेन और ये है ठीक है। तो ये जो है हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में राष्ट्रपति निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा किया। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने पर बाद प्रधानमंत्री की यूक्रेन पहली यात्रा थी। ये दोनों देशों ने अपनी व्यापक साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेडेड किया। और भीष्म जो है क्यूब्स जो है भारत में आरोग्य मंत्री परियोजना के तहत यूक्रेन को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म, जिसका फुल फॉर्म है, क्यूब्स प्रदान किया। और यह भीष्म क्यूब्स पोर्टेबल अस्पताल है जिसे आपातकाल स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है।
और हस्ताक्षरित समझौते हैं कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, भारतीय मानवीय अनुदान सहायता। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का महत्व क्या है? यूक्रेन के साथ संबंधों को सुधारना, भारत को वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना और विदेशी नीति में भारत की तटस्थता में बदलाव करना और पश्चिम और रूस के बीच संतुलन को बनाने का नाजुक कार्य है। भारत के मल्टी अलाइनमेंट दृष्टिकोण के साथ यह चल रहे युद्ध के दौरान पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में भारत के नाजुक कार्य को प्रदर्शन करता है। भारत को यूरोप की ओर बढ़ा कदम। तो ये रूस यूक्रेन की मध्यस्थता में भारत की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की प्रभुत्व के प्रति सम्मान को कायम रखने में सहयोग, कृषि उत्पादों की निर्बाध और बाधा रहित आपूर्ति के महत्व को रेखांकित करके वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापक स्वीकार्यता वाले बहुहितधारक परामर्श के साथ अभिनव समाधान को विकास। भारत के यूक्रेन के महत्व क्या क्या है तो ये देखेंगे। तो रक्षा सहयोग है, व्यापार अर्थव्यवस्था पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 3,386 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यूक्रेन भारत के निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तु में धातुकर्म, प्लास्टिक, पॉलीमर है। युद्ध से पहले यूक्रेन भारत के लिए सूरजमुखी तेल के लिए आयात का महत्वपूर्ण स्रोत था। युद्ध के बाद पुनर्बहाली में पुनर्निर्माण, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, भारत यूक्रेन संबंधों में चुनौतियां हैं, रूस भारत संबंध और व्यापार में गिरावट और ऐतिहासिक दबाव। भारत को खुद को एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहिए जो संघर्षरत पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने के लिए संवाद, शांतिपूर्ण समाधान लगातार वकालत करता हो। इसके अतिरिक्त व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, विस्तारित बाजार और मानक प्रमाणन प्रक्रियाओं को समन्वित करना चाहिए और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सहयोग के लिए महत्वपूर्ण होगा जो। ठीक है। और है पैरा डिप्लोमेसी क्या है? तो हाल ही में भारत में विदेश मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा विदेशी मामलों में सहयोग के प्रभारी सचिव की नियुक्ति के आदेश की आलोचना की। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकारों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। गौरतलब है कि भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में पता ही होगा तीनों विषयों को अलग अलग बांटा गया है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या 7वीं अनुसूची है जिसमें विदेश मामले सभी विषय जिनके द्वारा संघ किसी विदेश को संबंध होता है संघ सूची में शामिल है। अनुच्छेद 253 संसद किसी अन्य देश के साथ की गई संधियां या किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार है। और 293 में राज्य सरकारें भारत के बाहर से ऋण नहीं ले सकती क्योंकि वह राज्यों के उधार लेने की शक्ति विशेष रूप से भारतीय राज क्षेत्र के भीतर तक ही सीमित है। पैरा डिप्लोमेसी के बारे में जाने तो पैरा डिप्लोमेसी उपराष्ट्रीय सरकारों यानी राज्य सरकारों की विदेश नीति क्षमता या अधिकार संबंध है। इसे राज्य कूटनीति और बहुद्वीपीय कूटनीति, क्षेत्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय कूटनीति के नाम से जाना जाता है। पैरा डिप्लोमेसी उन उपराष्ट्रीय या संघीय इकाइयों के वैदेशिक संबंधों के लिए अवसर उपलब्ध कराती है जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2014 में राज्य प्रभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना की और इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि निर्यात और उनके पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अधिक विदेशी निवेश एवं विशेषज्ञों को आकर्षित करने में प्रयासों में मदद की जा सके। पैरा डिप्लोमेसी की आवश्यकता है भारतीय महाद्वीप में विविधता तथा सांस्कृतिक भौगोलिक अंतर संबंध और क्षेत्रीय सबलता को मजबूत करना और निवेश आकर्षित करना और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए है। विदेशी निवेश नीति योगदान है और संघवाद को मजबूत करने के लिए है। पैरा डिप्लोमेसी आलोचनाएं क्या है? संवैधानिक जिसमें भारतीय संविधान विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की भागीदारी केंद्र सरकार की शक्तियों के अनधिकार प्रवेश के रूप में देखा जा सकता है। संसाधनों का पर बढ़ता बोझ है, राजनीतिक मतभेद है, केंद्र राज्यों के अलग अलग हित हैं, द्विपक्षीय संबंध के बारे में है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। आगे की राह में संस्थागत तंत्र राज्यों को वाणिज्य दूतावास या वाणिज्य दूतावास कार्यालयों की स्थापना या विदेश मंत्रालय के अधीन संघीय विदेशी मामले कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है। विदेश नीति में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद जैसे फोरम की उपयोगिता की जा सकती है। उदाहरण के लिए ब्राजील के विदेश मंत्रालयों ने साओ पाउलो ने नगर पालिकाओं संघीय राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक अलग प्रशासनिक सेवा स्थापित की। इसे सोरिया या रिले कोएस फेडरेटिवस के नाम से जाना जाता है। और यह क्षमता निर्माण और राज्य सरकार को पर्याप्त संसाधन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को साझा करना और नियमित मूल्यांकन पैरा डिप्लोमेसी पहलों के प्रभाव का निरूपित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए। ये सब चीजें हैं। पैरा डिप्लोमेसी के बारे में और अधिक जानकारी लिए आप इस देख सकते छोड़िए। दक्षिण चीन सागर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
क्या है? तो विवादित दक्षिण चीन सागर में 17 महीने में चीनी जहाज़ों के आक्रमण और गैर पेशेवर व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ठीक है। और इसमें देखेंगे हाल ही में चीन ने मलेशिया में तेल की प्रचुरता वाले सरवाक जल क्षेत्र में सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने की मांग की है। गौरतलब है कि सरवाक द्वीप क्षेत्र मलेशिया से 100 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है, जबकि यह चीन की मुख्य भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अवस्थित है। भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे दक्षिण चीन सागर की, तो पश्चिम प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और ये दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास स्थित है। और यह जो है चीन दक्षिण वियतनाम के दक्षिण पूर्व में, फिलीपींस के पश्चिम में, बोर्नियो के उत्तर में अवस्थित है। 200 से अधिक लघु द्वीप, चट्टानें और रीफ्स मौजूद हैं। इनमें अधिकतर द्वीप निर्जन है। 1992 में चीन ने पश्चिम हान राजवंश के समय अपने ऐतिहासिक अधिकार का हवाला देकर जो है पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा किया था। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के साथ फैसला सुनाया और कहा कि चीन की 9-9 दावे को कोई कानूनी आधार नहीं है। वैश्विक व्यापार के लिए महत्व देखें तो वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले इसे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पाद इसी मार्ग से गुजरते हैं। दक्षिण चीन सागर में प्रतिभागी कौन है? तो चीन है, ताइवान है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है दक्षिण चीन सागर के विवाद के कारण है प्रादेशिक विवाद है, संसाधनों को हासिल करने की प्रतिस्पर्धाएं हैं सभी देशों में, और राष्ट्रवाद और घरेलू रणनीति है, और सामरिक हित है। जैसे दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में हिंद महासागर तक पहुंचने का सबसे लघुत्तम मार्ग है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, और समुद्री मार्ग पूरी एशिया को भारत, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण अफ्रीका से जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर विवाद में वैश्विक व्यापार को खतरा कैसे है? तो चीन की आक्रामकता से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार-बार चेतावनी दी है कि यदि फिलीपींस पर हमला होता है तो वह दक्षिण चीन सागर सहित अन्य क्षेत्रों में उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। ताइवान का मुद्दा है और चीन ताइवान संघर्ष के दौरान मलक्का जलमंडल की संभावित नाकाबंदी है और शिपिंग लागत में वृद्धि, ये सब चीजें हैं। भारत और दक्षिण चीन सागर भारत की भागीदारी जो चीन विरोध करने के बावजूद भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभाव का विस्तार किया और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर केंद्रित है। ठीक है। और जलमार्ग दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर को मलक्का जलमंडल मध्य जो है पूर्वी चीन सागर जोड़ता है और यह वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। व्यापार में भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग होता है और इनमें 50% व्यापार मलक्का जलमंडल से होता है, और इस तरह यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और है आगे की राह में राजनयिक सहभागिता बढ़ा सकते हैं, विश्वासी बहाली पढ़ाई कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन कर सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सकते हैं। संक्षिप्त सुर्खियां शॉर्ट न्यूज देखेंगे क्या क्या है। न्यूज इन शॉर्ट में क्या है तो देखिए इसमें है इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, जिसमें भारतीय अमेरिकी प्रवासी हैं। बीसीजी और इंडियस्पोरा की रिपोर्ट में अमेरिकी समाज में भारतीय अमेरिकियों के योगदान को रेखांकित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी में केवल 1.5% हिस्सा होने के बावजूद प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए मुख्य पहले हैं, जो किप है, जो भारत को जानो कार्यक्रम है, और प्रवासी भारत दिवस है। 2 वर्षों में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और भारतीय समुदाय कल्याण कोष भी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रवासियों के योगदान है आर्थिक सहयोग में, सांस्कृतिक योगदान में है, नवाचार अनुसंधान विकास में है, और सरकार और लोक सेवाओं में भी है। भारत के लिए लाभ है, आर्थिक योगदान है इससे, और ब्रेन ग्रेन हो जाता है, और राजनीतिक योगदान है, और सांस्कृतिक कूटनीतिक सॉफ्ट पावर है, और जो है अमेरिका वैज्ञानिक सहयोग है। इसके नासा, इसरो ऑफ सिंथेटिक चार्टर रडार और इंस्टीट्यूट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आदि है। ठीक है। और अगला न्यूज है भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसमें जो है भारत और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 13 अन्य भागीदारी आपूर्ति श्रृंखला संबंधित 3 निकाय स्थापित हैं। निकाय आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के अनुसार ज्ञापन किए गए 3 निकाय कौन से हैं? आपूर्ति श्रृंखला के परिषद है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क है, श्रम अधिकार सलाह बोर्ड है। ठीक है। सप्लाई चेन रिलेस में बाधाओं को वजह से राजस्व लागत एवं ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है, ये सब चीजें हैं इसमें।
इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा तो देख लीजिएगा। सेंट मार्टिन आइसलैंड क्या है? कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइसलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, और एक छोटे आकार का प्रवाल कोरल आइसलैंड है। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और इसे नारियल जंजीरें यानी नारियल द्वीप या दारुचैनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप आदि भी कहा जाता है। यह द्वीप कई टेक्नॉफ प्रायद्वीप का विस्तार था, और बाद में इसे प्रायद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने के कारण इसे द्वीप को अलग कर दिया गया। 1974 समझौता के तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। अब एक कुर्स्क क्षेत्र है। ये क्यों नीच में है? क्योंकि रूस ने कुर्स्क क्षेत्र पर आपातकाल की घोषणा की। यहाँ पर है कुर्स्क, रसिया में, ठीक है। और ये है पूर्वी यूरोपियन मैदान के मध्य भाग में स्थित है, और ये सीमा यूक्रेन से लगती है। नीपर, सीस व सेल नदियां और डॉन नदियों के बेसिन पर यह क्षेत्र में ही स्थित है। यह मुख्य रूप से चारनोजम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें लौह, अयस्क, फास्फोराइट, बीट और निर्माण सामग्री संभावित भंडार मौजूद होते हैं। और है इरेटा क्या है? शुद्धि पत्र। 2024 में मासिक समसामयिक ने आर्टिकल 2.6 से भारत प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र देश संबंध में प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र देशों के इंफोग्राफिक त्रुटिवश दर्शाया है, और इस करके रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। सही जानकारी के लिए मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ठीक है। ये रहा जो है क्या है इंटरनेशनल रिलेशन। इतनी न्यूज था। अब अगले वीडियो में हम कर लेंगे इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक लीजिए जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है।